Hey, hello friends, welcome back in my another video of Commerce Group 4D channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी के टॉपिक दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन्स अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपके बेसिक फाउंडेशन के लिए, ताकि आपको अकाउंटिंग की जो डिटेल नॉलेज है वो मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट मीन्स कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस और रूल्स की जरूरत होती है। उन गाइडलाइंस और रूल्स के बेसिस पर हम उसी एक्टिविटी को काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो ये जितना भी रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, ये जो भी एक्टिविटी है, that will be performed only when we follow certain rules or guidelines। और उन्हीं certain rules और guidelines का जो एक कॉम्बिनेशन है, एक बुक है, that is known as generally accepted accounting principle, it means गैप। सो गैप क्या है? गैप वो सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है जो अडॉप्ट की जाती है किसी भी अकाउंटेंट के थ्रू, जो रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी होती है in order to bring uniformity or in the preparation and presentation of financial statement। It means कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म और कंपेरेबल हो, इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करना होता है फॉर द रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड दोज सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस आर बेसिकली नोन एज गैप। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी ने जनरली एक्सेप्टेड इसलिए बोला क्योंकि दीज आर एक्सेप्टेड बाय ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर अकाउंटिंग सिस्टम। अब जो ये गैप में जो प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट की बात की गई है, दीज प्रिंसिपल्स आर evolved or over a long period of time on the basis of past experience, uses or customer by individuals and professional bodies and regulation by government agency। It means गैप के अंदर जो भी सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस और प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन्हें डेवलप किया गया है ओवर द पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूसेज और कस्टम के द्वारा, बाय इंडिविजुअल्स, बाय अकाउंटेंट्स, बाय प्रोफेशनल बॉडीज। लाइक इंडिया में हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज हैं बहुत सारी, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। इट मीन्स अकाउंटिंग को और यूनिफॉर्म बनाने के लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप किए गए हैं, नॉट ओनली बाय द अकाउंटेंट but with the help of the government agencies and other professional body। These principles of accounting are not static in nature, they are constantly influenced by change in business environment as well as the need of the user। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, दे कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सिचुएशन। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया। इट मींस वो सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस जो अडॉप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोर इजी एंड मोर यूनिफॉर्म एंड मोर कंपेरेबल। अब बात करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की, जिसके बेसिस पर हम अपना अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और ये सब काम करते हैं। इट मींस अकाउंटिंग परफॉर्म करने से पहले, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने से पहले, we need to know about certain concept or principle on which the transactions are basically based। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होंगे, so definitely we cannot present true or fair picture of our business organization। So ultimate goal of the accounting is to determine profit or loss and financial condition। ये दोनों चीजें true और fair तभी होंगी when accounting firms या when the accounting businesses are following lot of accounting concepts and the principle which are basically developed over a period of time। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास है अकाउंटिंग के। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अब इन कॉन्सेप्ट में से कुछ हमारे लिए एजम्पशंस है। assumptions means जो based on your predictions है basically। it means जो पीछे आ रही हैं चीजें कस्टमर डेफिनेशन से फॉलो, उन्हें जो कहता हूँ अब भी फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर गोइंग कंसर्न और उसके बाद हमारा कंसिस्टेंसी और एक्रूवल कॉन्सेप्ट, दीज आर दी assumptions of the accounting।
और बाकी हमारे लिए है कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। तो एक एक को स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मींस बिजनेस एग्जिस्टेंस। इट मींस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग है दैट इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम इट्स ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। इट मींस देयर इज अ टर्म व्हिच सेज दैट कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना है, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो इसी बेसिस पर जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएंगी, बट जो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। सो बिजनेस एंटिटी यही कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी from accounting point of view of business and its owner. So the personal transactions of the owner are kept separate from the business. और जो प्रोप्राइटर और ओनर होता है एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट treated as a creditor of the business to the extent of the capital invested by him in the business. Definitely जो भी कैपिटल वो प्रोप्राइटर या ओनर इन्वेस्ट करता है दैट इज अ लायबिलिटी टू द फर्म बिजनेस। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अकाउंटिंग विल बी डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल सपोज अगर बिजनेस फर्नीचर परचेज करता है फॉर द बिजनेस, so that transaction will be recorded in the accounting of the business. But suppose business ka owner is purchasing furniture for their house, that will not be recorded in the accounting of the business, because business and owners are separate to each other from accounting point of view. Second concept is money measurement concept. So according to this principle or concept, only those transactions and events are recorded in the books of accounts which are capable of being expressed in the terms of money. It means आइडेंटिफिकेशन के बाद मीन्स हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमें डिफाइन करना है मॉनेटरी वैल्यू में। सो ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट which can be expressed in money form, and जिसको हम मनी फॉर्म में नहीं मेजर कर पाएंगे these transactions will not be recorded in the accounts। तो बहुत सिंपल है, अगर ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ और उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट है which can be defined in the money form, उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, और जो मनी फॉर्म में डिफाइन नहीं होगी that event or transactions will not be recorded। फॉर एग्जाम्पल सपोज बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास 10 लाख रुपीज कैश है, 4 फर्नीचर 2 मशीन। सो यहाँ पे देखिए 4 फर्नीचर 2 मशीन, अब इन्हें हमें वैल्यू में डिफाइन करना होगा, मनी फॉर्म में डिफाइन करना होगा, तब ही हम इन्हें अपनी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो दीज कैन नॉट बी एडेड एंड शोज इन द बैलेंस शीट स्टेटमेंट अनलेस दे आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द मनी। तो जब तक इन्हें हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सो इट मींस यहाँ पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल सिंसियरिटी, क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इट मींस इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे, दोज कैन बी डिफाइंड इन मनी फॉर्म, और जिनको हम मनी फॉर्म में नहीं डिफाइन करेंगे दोज ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। Clear? Next. So the next concept is going concern concept. ये एक assumption है जो इस बात पर बेस्ड है कि बिजनेस हमारा जो होगा that will be continued for long period of time. It means indefinite period of time तक हम अपने बिजनेस को चलाएंगे, और इसी के बेसिस पर ये बाइफरकेट किया जाता है कि कौन सी हमारी फिक्स्ड एसेट्स रहेगी और कौन सी हमारी करंट एसेट्स रहेगी, और जितनी भी हमारी यहाँ पे एसेट्स परचेज की जाएंगी दैट विल बी रिकॉर्डेड at their cost, not at their realizable value, और डेप्रिसिएशन उसी कॉस्ट प्राइस पर चार्ज किया जाएगा ईयर आफ्टर ईयर। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यही कहता है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस, और कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होने वाली है। इट मींस बिजनेस विल बी लास्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी बेसिस पर हम अपने कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐसी ट्रांजैक्शंस मानते हैं जो कैपिटल नेचर की होती है और कुछ ऐसी जो रेवेन्यू नेचर की होती है। इट मींस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट दे रही है, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो शॉर्टर पीरियड के लिए मुझे ट्रांजैक्शन दे रही है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि आप जो बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं दैट विल रन फॉर द इनडेफिनेट पीरियड, और आपकी अकाउंटिंग भी उसी तरीके से बेस्ड होगी। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये बाइफरकेट करते हैं कि भाई हमारी एसेट करंट एसेट्स कैसे है, नॉन करंट एसेट्स कैसे है, हमारी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी कैसे है,
और करंट लायबिलिटी कैसे रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में देखा कि बिजनेस हैज अ इनडेफिनेट पीरियड। अब उन्हीं पीरियड को हमें 12 मंथ्स के एक रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल में स्प्लिट कर लेना है ताकि वी कैन इजीली नो अबाउट द परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल कंडीशन एट रेगुलर इंटरवल। क्योंकि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना दैट इज यूजलेस। तो इसीलिए ईच एंड एवरी इंटरेस्टेड यूजर वांट्स टू नो अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन आफ्टर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ है, इकोनॉमिक जो लाइफ है ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, दैट इज टू बी स्प्लिट इनटू पीरियोडिकल इंटरवल दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। तो हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड्स होगा 31 मार्च। और एवरी ईयर वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट to know about the profit and loss and to know about the financial condition. So this is known as accounting period concept. अब हम बात करते हैं cost concept की। Cost concept is primarily related with the cost of asset or cost of the other resource. It means ये बताता है कि जो भी हमारी assets हैं that will be recorded at the cost at the time of its acquisition rather than its market value and is reduced year after year by charging depreciation. So इस concept के according हम अपनी जो भी assets purchase करेंगे उस assets को उसके cost price पर ही record किया जाएगा every year, not at their market value. और depreciation charge किया जाएगा on the cost price. अगर हम market value पर record करेंगे तो definitely will not be able to complete our accounts on time. तो इसीलिए जिस टाइम पे हमने एसेट्स को परचेज किया और उस टाइम पर होने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर हैं एसेट से रिलेटेड वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे एंड देन एट द कॉस्ट प्राइस द फिक्स्ड एसेट और द लॉन्ग टर्म एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल कि जुलाई में एक प्लांट परचेज किया 1 लाख का और इस पर 10,000 स्पेंड किया ट्रांसपोर्टेशन और 25,000 स्पेंड किया हमने इंस्टॉलेशन पे। सो इन दिस केस वी आर स्पेंडिंग 10,000 on transportation and 25,000 installation at the time of purchase. So the total cost price for the asset will be 10,35,000. 10,35,000. So this is the cost price and at which the fixed asset will be recorded, not at the market price. So are you getting all the points now? Yes. So next concept is dual concept. So this concept is basically the main fundamental or foundation for the accounting procedure. It means accounting is basically revolves around the double entry system or dual aspect concept. So this aspect is very much important for the recording. So this concept states that every transaction has a dual or twofold effect. It means कोई भी अगर लेन देन होता है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं। एक को हम डेबिट कर देते हैं और एक को हम क्रेडिट कर देते हैं। And this basically concept is the fundamental for the accounting equation. अब accounting equation क्या है? एक mathematical expression है of assets, liability and the capital, जो ये कहता है कि if dual aspect is followed, then assets are always equal to liabilities plus capital. It means अगर हम dual concept को follow करेंगे, so definitely transaction के दोनों aspect को properly record किया जाएगा। इस बेसिस पर हमारी एसेट जो होगी वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर रहेगी। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल तानिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन एक है, उसके एस्पेक्ट दो हैं। तानिया ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इट मींस यहाँ पे कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल। सो इट मींस यहाँ पर हमारा चेंजेस आया कि एक तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ 4 लाख से एंड देन द कैपिटल इज इंक्रीज। क्यों? अभी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में हमने देखा कि भाई ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, तो ओनर ने जो भी पैसा लगाया दैट विल बी द कैपिटल। सो इसीलिए डुअल एस्पेक्ट ये कहता है ईच ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज टू बी डेबिट एंड वन इज टू बी क्रेडिट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज टैली। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगा, it means assets are not equal to liabilities plus capital for any transaction. So it means there is a mistake या error in the transaction. चलते हैं next, revenue recognition concept. तो ये concept बहुत important है in order to calculate the true profit or loss for the business for one accounting year. तो ये concept क्या कहता है? revenue का मतलब यहाँ पे है income. income को recognize कब करना है? So according to its revenue will be recognized
when basically the transaction take place, not when the settlement took place. तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है, जब ट्रांजैक्शन होगा, ना कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पैसा कब आ रहा है, पैसा कब जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू इट, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट्स आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट. इट मींस क्या है कि रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज कब करना है और उसका पैसा कब रिसीव करना है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, नॉट डेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट. फॉर एग्जांपल, X sold goods to Y on 27th February and got his payment in the May 2020. It means यहाँ पे revenue को recognize कब करना है for the sales of goods and services on 22nd February, not when we are getting the amount. So we are getting the amount on May 2020. तो revenue को recognize करेंगे for the current year only itself, और उस current year में revenue is recognized on the basis of when the transaction is taken place, not when the settlement is taken place. Another example is that suppose X got an advance of 10,000 in April 2017 for the sales of goods in the June 2017. तो यहाँ पे अभी सेल हुई नहीं है, सेल के लिए हमने एडवांस रिसीव किया है, तो यहाँ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन द सेल्स विल अकर्ड, और सेल कब होने वाली है, जून 2017. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अकाउंटिंग, बिकॉज on the basis of this concept we are getting to know about the true profit and loss for the business. Next concept, matching concept. अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैच करना. मैच क्या करना, देखो बिजनेस में अकाउंटिंग इज डन टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी कंपेयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस पीरियड के दौरान अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो सेम एक्सपेंडिचर विल बी मैच विद द इनकम ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली. Then we can easily know about the true profit or loss for the business. So according to this principle, expenses incurred in accounting period should be matched with the revenue recognized in that period. It means अगर हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, तो वो एक्सपेंडिचर मैच होना चाहिए उसी पीरियड की इनकम और रेवेन्यू के साथ. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ वी हैव paid, if we have taken the services of the worker for 12 months and we have paid only the 10 months salary, so in this case we have incurred the expenditure for 12 months but we have not paid that amount for the 2 months. So in this case we should recognize or we should match the expenditure with the income for that current year itself. Clear? तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो होंगे, इफ अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे भी पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर कोई प्रीपेड है तो उसको डिडक्ट करेंगे. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो उसी ईयर की करंट ईयर से मैच होने चाहिए, तभी ट्रू प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलेगा. अगर सपोज हम करते हैं कि भाई हमने पिछले साल का एक्सपेंडिचर आज रिकॉर्ड कर लिया और अगले साल की इनकम को आज रिकॉर्ड कर लिया, सो दिस इज नॉट अ फॉलोइंग ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो इस केस में हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे दैट शुड बी मैच विद दैट करंट ईयर इनकम ओनली. क्लियर? चलिए आगे. अब मैं बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इंटरेस्टेड पार्टीज आर यूजर्स और उन्हें चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज. इट मींस सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो भी एस्पेक्ट है उन सब सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट should completely disclose all the significant information relating to the economic affair of the enterprise. So it means कोई भी relevant information जो एक यूजर के लिए जरूरी है, that must be disclosed according to the full disclosure concept. As per the Company Act, every company is required to disclose essential information in the financial statement. So Company Act के according हर कंपनी को जो भी essential information जरूरी है वो अपनी financial statement के through disclose करनी होगी. It ensure that the financial statement present a true and fair view of the profitability and financial position of the various users.
सो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हमें दिखानी चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद हम और देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसको हम एजम्पशंस भी बोलेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक फ्लो मेंटेन करना। जैसे कि विराट कोहली है, अगर वो 10 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, रेगुलर रन स्कोर कर रहा है, सो इट मींस ही इज कंसिस्टेंट, इट मींस ही इज फॉलोइंग द परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन। सो ऐसा ही अकाउंटिंग में है कि अगर अकाउंटिंग के कोई एक प्रैक्टिस और रूल को हम फॉलो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सो दैट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। क्योंकि हम देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए इसी बात के लिए, ताकि अकाउंटिंग काफी यूनिफॉर्म और कंपेरेबल। कंपेरेबिलिटी तभी आएगी व्हेन वी आर फॉलोइंग सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और रूल फॉर वन बेसिकली ट्रांजेक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस या रूल फॉलो किया है, अडॉप्ट किया है, तो उसे आप अगेन एंड अगेन फॉलो करते रहेंगे। इससे कंपेरेबिलिटी आएगी अकाउंटिंग डेटा में, और हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को विद द पास्ट ईयर्स एंड विद अदर फर्म्स। तो सपोज ये कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी एक ट्रांजेक्शन को डील करने के लिए हमारे पास 2 या मोर मेथड्स होंगे। तो अगर हम एक मेथड को ही फॉलो करेंगे लगातार, डेफिनेटली वहां पे अकाउंटिंग काफी यूनिफॉर्म और इजी होगा। जैसे कि स्टॉक इवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। अब इनमें से सपोज हमने एक मेथड को चूज कर लिया, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि दैट शुड बी फॉलोड अगेन एंड अगेन in order to bring uniformity or comparability in the accounting data. So next concept is conservatism. Conservative का मतलब होता है playing safe. It means based on the past experiences and tradition. So according to this concept, ये बोला गया है कि all expected या prospective losses should be recorded in the books of account, but all anticipated profit should be ignored. It means यहाँ पर कंपनी जो है वो प्ले सेफ कर रही है कि अपनी अकाउंटिंग को काफी और अच्छा बना रही है, कि जो भी उसके एक्सपेक्टेड लॉस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए तो वो प्रोविजन बना लेती है उस करंट ईयर में, बट जो एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। तो ये काफी अच्छा एक प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या पता इनकम हो या ना हो, और उसको आज अगर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इन्फ्लेट हो जाएगी, एंड दैट विल नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आज करंट ईयर में अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, बट आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्टेड या पर्सपेक्टिव इनकम है दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम इवैल्यूएट करते हैं, लोअर ऑफ द कॉस्ट। सो दिस इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, सो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल प्रेजेंट ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की अच्छी कंडीशन जानने के लिए, बेहतर कंडीशन जानने के लिए अकाउंटिंग में हमें कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, जिसमें हम अपने आने वाले एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस को तो जरूर रिकॉर्ड कर लेंगे, बट आने वाली एक्सपेक्टेड या पर्सपेक्टिव एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और इनकम है उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच एंड एवरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बाय द बिजनेस थ्रू देयर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिफोर रिकॉर्डिंग या बिफोर डिस्क्लोजिंग एनी इंफॉर्मेशन, हमें ये जानना है कि भाई वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज मटीरियल और सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स और नॉट। So according to this principle, all relative or relevant items, the knowledge of which might influence the decision of the users should be disclosed in the financial statement, and so this principle is contradictory to the full disclosure principle. तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगा, that must be recorded in the books of account or that must be disclosed in the financial statement. For example, अगर मनी स्पेंड किया जाता है एक शॉप के एक्सटेंशन पे, so that is a material fact to the company and this will basically increase the earning capacity. So that is the material concept. और अगर मान लो स्टॉक ऑफ पेंसिल इरेजर आर नॉट शोन एज एसेट रादर देन शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नोन एज आल्सो मटेरियल कॉन्सेप्ट। इसमें भी ये बताया गया है कि जैसे कि छोटी छोटी
स्टेशनरी के आइटम्स है उन्हें हम एसेट ना मान के एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन वो होगी जो हमारे डिसीजन मेकिंग को काफी इफेक्ट करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक छोटा सा बिजनेस है, मान लो पान की दुकान है, और उसकी पान की दुकान में मान लो आग लग जाती है और उसका वो तंबू वंबू उखड़ जाता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से उसको लॉस होगा। पर सपोज अगर मान लीजिए यानी रिलायंस इंडस्ट्री है और एक छोटा सा कोई शेड लगा हुआ था वर्कर्स के लिए, और वो अगर आग से जल जाता है तो डेफिनेटली वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालने वाला रिलायंस इंडस्ट्री में। सो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वही इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती है, मटीरियल होती है जो एक यूजर की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर जाए, एंड दैट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इट मींस रिलायबिलिटी जो फीचर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वो इंश्योर करता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग all transactions should be recorded in an objective manner and they should be free from the personal bias. It means क्या है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग should not be based on the personal biasness of the accountant. It means जितनी भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में that must be supported by the documents, relevant documents. It means ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। Then the objectivity can be maintained in the books of account. तो तभी इंफॉर्मेशन काफी रिलायबल रहेंगी अगर हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वाउचर्स है वो प्रेजेंट करते हैं। सो जैसे कि अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो कैश के ट्रांजैक्शन के लिए कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इट मींस information should be free from the personal biasness and all information should be supported by the source document, means voucher or evidence. So this was all about the accounting concept and principle जो आपकी theoretical concept को काफी improve करेगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में काफी नॉलेज मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।